हेलो। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी होगी इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर 3। पहले 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, अब ये 3rd चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ओरिजिन हुआ, प्लैनेट्स कैसे आए, लाइफ कैसे आई, ओशियन कैसे बने। तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। अभी हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर क्या है। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं। जो भी अर्थ का जो इंटीरियर है उसके ऊपर 2 प्रोसेस लगते हैं, एक एक्सोजेनिक प्रोसेस लगता है, एक एंडोजेनिक प्रोसेस लगता है। एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर हो रहा है, एक्सोजेनिक जो बाहर से लैंडस्केप के ऊपर, अर्थ के ऊपर हो रहा है प्रोसेस, उसको एक्सोजेनिक बोलेंगे। तो इसके लिए हमें अर्थ को डिटेल्ड देखना पड़ेगा कि सुनामी क्यों आई, सुनामी की वेव क्यों जनरेट हुई, है ना। तो हमने पिछले फॉर्म में पढ़ा था कि अर्थ में क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, सिर्फ इतना ही पढ़ा था, हमने डिटेल नहीं की थी। डिटेल अभी हम करेंगे एग्जैक्टली क्या है। अब हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है, इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है। इसके लिए आप पहले ये जानिए कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है। अर्थ एक सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में आ जाती है, जिसको हम एक उसका पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हम बोलते हैं शेप को जियोइड। तो अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर। डायमीटर करेंगे तो अब डबल हो जाएगा। कोई भी अर्थ के सेंटर तक अभी तक नहीं पहुंचा है, आगे देखिए पहुंच पाता है कि नहीं। तो फिर अगर अर्थ के अंदर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं तो हम वहाँ का फिजियोग्राफी या उसके अंदर की जो भी प्रोसेसेस हैं कैसे बता पाते हैं कि अर्थ के कोर के अंदर कौन सा मेटल है, अर्थ के कोर के अंदर टेम्परेचर क्या है, डेंसिटी क्या है, ये कैसे पता कर पाते हैं हम। तो इसके जानने के लिए 2 सोर्सेज होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स होता है, एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है। डायरेक्ट सोर्स के अंदर आता है जैसे अर्थ का मटेरियल है ना, अर्थ के ऊपर रॉक्स हैं, अर्थ के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी देख के हाथ लगा के बता सकते हैं कि मिट्टी की डेंसिटी इतनी है, मिट्टी का कलर ये है, मिट्टी का टेम्परेचर ये है। गोल्ड माइंस जो साउथ अफ्रीका की हैं वो 3 से 4 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा बियॉन्ड हम जा नहीं सकते। मैक्सिमम आई थिंक सो 6 किलोमीटर तक जा सकते हैं या फिर 12 किलोमीटर तक हम गए हुए हैं। ओके हाँ, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, उसके तहत 12 किलोमीटर तक आर्कटिक ओशियन के अंदर गए हुए हैं, इससे ज़्यादा अभी तक हम नहीं गए हैं। तो ये है डायरेक्ट सोर्स, घुस के अंदर पता कर लो भाई कितना है क्या है। जो वॉल्केनिक इरप्शन वो भी एक अनदर डायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो वो काफ़ी अंदर से निकलता है ज़मीन के, तो वो नीचे के पार्टिकल्स लेके आता है ज़मीन के अंदर के, तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं। उसका जो मैग्मा होता है, जो बाहर गर्म मटेरियल निकल रहा होता है, उसको हम स्टडी करके बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, ज़मीन के अंदर क्या है। देन आ जाता है हमारा डायरेक्ट सोर्स के बाद आता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या होता है कि जो हम डायरेक्टली हाथ लगा के ना देख पाएँ, अंदाज़ा लगाएं किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके। जैसे कि हम जानते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी जब होती है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं। ये भी पता चलता है कि डेंसिटी भी बढ़ती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं माइनिंग करने से। तो ये पॉसिबल है,
हम वो रेट फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस रेट के साथ डेंसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे आइडिया लगा लेते हैं कि भाई डेप्थ के अंदर क्या होगा या थिकनेस क्या होगी। अर्थ की थिकनेस पता करके साइंटिस्ट ये भी एस्टिमेट लगा लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग डेप्थ पे फॉर्मूला यूज़ करके। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है उसका, मीटियोर्स। ये भी इनडायरेक्ट है, कुछ कभी कभी मीटियोर्स अर्थ पे आके गिर जाते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि जो मटेरियल मीटियोर का जो मटेरियल होता है, एनालिसिस जिसको हम करते हैं, वो अर्थ के अंदर से नहीं आता है, वो तो बाहर से गिरा है ना, एटमॉस्फेयर से, दूसरे हमारे आसमान से गिरा है वो, तो ज़मीन के अंदर से नहीं गिरा है वो। पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि मीटियोर का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो अर्थ के साथ मैच होता है ना, तो वहाँ से थोड़ा हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सेम मटेरियल है, तो जो इसका होगा वो भी इसी का भी होगा। अदर इनडायरेक्ट सोर्स में ग्रेविटेशन आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, सिस्मिक एक्टिविटी होती है ना, उससे पता कर लेते हैं कि अंदर नीचे डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। ग्रेविटेशन फोर्स से कैसे पता चलता है, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे पता चलता है कि वो हर जगह सेम नहीं होती है, हर लैटिट्यूड पे अलग होती है। वो जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है वो पोल्स के पास ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम है। वो क्यों है, ये भी क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है, अर्थ का जो सेंटर है वो ज़्यादा है इक्वेटर से। अर्थ के जो सेंटर से जो इक्वेटर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, अर्थ थोड़ी फ्लैटेंड है ना, अर्थ थोड़ी फ्लैटेंड है, ऊपर से भी दबी हुई है, नीचे से भी थोड़ी दबी हुई है, तो जो पोल्स का डिस्टेंस है वो कम है, और जो इक्वेटर की तरफ बाहर की बल्ज आउट है, जो वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो ग्रेविटेशन क्या होते हैं, जितना डिस्टेंस हम ज़्यादा ट्रैवल करें, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाएगा, इसलिए पोल्स पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है। ये अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास का, कि कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़मीन ज़्यादा है, कहीं समुद्र ज़्यादा है, तो वो भी वैल्यू पर डिपेंड करता है। और भी कई, अकेला डिस्टेंस फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ग्रेविटी अप डाउन या अलग होती है, और भी फैक्टर्स होते हैं, तो इसको हम ग्रेविटी एनॉमली बोल देते हैं। इससे भी पता चलता है कि जो मास है वो ज़मीन के अंदर कहाँ कितना है, कि कैसे वो स्ट्रक्चर्ड है क्रस्ट के अंदर। कुछ मैग्नेटिक सर्वे होते हैं, वो भी बता देते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो अर्थ के अंदर होते हैं ना, क्रस्ट के अंदर भी कुछ मेटल्स होते हैं, तो उसकी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बाहर इनके पास मैग्नेट्स होते हैं, उसको कुछ कनेक्ट करके ना उसके साथ वो पता करते हैं ना कहाँ कितनी मैग्नेट की पावर हो रही है, तो वहाँ पे वो देख लेते हैं कि यहाँ थोड़ा क्रिस्टल पोर्शन ज़्यादा होगा, तो इस हिसाब से जहाँ मटेरियल ज़्यादा होगा वहाँ क्रस्ट ज़्यादा होगा, वहाँ मेटल ज़्यादा होगा, वहाँ उसकी मेटेलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो मीन्स वहाँ पे क्रस्ट ज़्यादा होगा। सिस्मिक एक्टिविटी भी एक पार्ट है जिससे पता चल सकता है कि भाई अंदर क्या है। आपको मोटा मोटा क्वेश्चन इसमें यही पूछेंगे कि वॉल्केनो इज़ इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट सोर्स। कई सोचेंगे यार वो तो इनडायरेक्ट है, हम नीचे तो जाके देख नहीं रहे, यस डायरेक्ट नीचे से आके आप तक तो पहुंच ही गया ना, हाथ तो नीचे से रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट सोर्स है। ऐसे ही आपको बाकी पूछेंगे। आप देख लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या है? द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। हमारे ज़मीन के अंदर इंटीरियर कैसा है वो सिस्मिक जो वेव्स होती हैं ना बहुत अच्छा बता देती हैं। वो सॉलिड में से ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में से नहीं करती हैं, कहाँ ट्रैवल करती हैं, पी वेव, एस वेव,
ये आगे जाके आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक के अंदर, ज़मीन के अंदर कहाँ पर सॉलिड पार्ट है, कहाँ पर लिक्विड पार्ट है, कितना एंगल शैडो एरिया है। तो ये आगे की स्टडी का हिस्सा है, अभी आपको नहीं समझ आएगा। आप इतना समझिए कि सिस्मिक वेव्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर हमारे इंटीरियर को बताने में हेल्पफुल होती हैं। अब नॉर्मल भाषा में बोले तो अर्थक्वेक क्या है? हिलना, शेक करना। अर्थ की शेकिंग को अर्थक्वेक बोल देते हैं, क्योंकि जो अर्थ के अंदर एनर्जी होती है ना, रिलीज़ होती है, वो जब रिलीज़ होती है तो वेव्स बनते हैं, तो उससे हमारी धरती हिलती है। तो अर्थ शेक होती क्यों है? जो एनर्जी निकलती है वो किसी फॉल्ट, जो फॉल्ट होता है ना, जहाँ पे क्रैक्स होते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो एनर्जी, तो फिर धरती हिलती है। तो फॉल्ट आप अगर देखेंगे आगे, हम जब माउंटेन्स पढ़ेंगे ना, कुछ फॉल्ट माउंटेन्स भी होते हैं, मतलब ऐसे करके ब्लॉक्स होते हैं 2 माउंटेन्स के, वो ऊपर नीचे जुड़े होते हैं पर उसमें बीच में क्रैक होता है। वो क्रैक्स में से निकलने की कोशिश करती है एनर्जी। तो वो जब फ्रिक्शन होता है ना, उसको निकलती है, तो जब वो 2 ब्लॉक्स आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो उससे धरती हिलती है, तो उससे अर्थक्वेक बन जाता है। कभी कभी फ्रिक्शन इतना तेज़ और वो नीचे से इतना ज़्यादा होता है कि वो डीफॉर्म हो जाता है, वो टूट जाता है, और उससे एनर्जी बहुत तेज़ निकलती है, हर डायरेक्शन में निकलती है। जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उसको फोकस बोलते हैं अर्थक्वेक का। जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं। फिर ये जो एनर्जी वेव्स होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं और ट्रैवल करते करते सरफेस पे आ जाती है। जिस पॉइंट पे वो सरफेस पे निकलती है ना, जो फोकस के नियरेस्ट होगा, उसको बोला जाता है एपिसेंटर। यहाँ पर सबसे पहले भूकंप के झटके देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह, जैसे दिल्ली में भूकंप के झटके बहुत तेज़ होंगे, पंजाब में कम हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में कम होंगे। अगर उसका एपिसेंटर दिल्ली होगा तो उसके जितनी दूर वो एरिया जाते जाएगा उसका प्रभाव कम होता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं ना, वो लिथोस्फीयर में हो जाते हैं। लिथोस्फीयर जो अपर पार्ट होता है, क्रस्ट वाला पार्ट होता है, वो उसमें हो जाते हैं। लिथोस्फीयर जो होता है वो कहाँ तक है? ये 200 किलोमीटर, ज़मीन के 200 किलोमीटर के अंदर अंदर ही अर्थक्वेक। आपसे पूछ सकते हैं कि कोर में अर्थक्वेक आता है क्या? नहीं, लिथोस्फीयर में जनरली आ जाता है, कोर में आता होगा, लेकिन जनरली हमारा लिथोस्फीयर में 200 किलोमीटर के अंदर अंदर अर्थक्वेक आ जाता है। अब यह है कि वो वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए, नापने के लिए कोई यंत्र है। हाँ जी, यंत्र है, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। आप इसको याद कर लीजिए, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स दी वेव्स। जो कर्व होता है ना इसका, वो अलग अलग वेव्स को दर्शाता है। 3 तरह के सेक्शन होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स को दिखाता है। अर्थक्वेक के 2 वेव्स ज़्यादा फेमस हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, सरफेस वेव्स जो सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हैं। बॉडी वेव्स आपको जो फोकस के अराउंड, फोकस क्या होता है? जहाँ से शुरू हुई है अर्थक्वेक, वो अंदर है धरती के, और जो एपिसेंटर है वो सरफेस के ऊपर, धरती के ऊपर, वहाँ पे सरफेस वेव्स अपना काम करेंगे। इसलिए इसका नाम भी इसी तरीके से दिया गया है। जो बॉडी वेव्स है ना, वो सरफेस, जो ऊपर धरती के रॉक्स होते हैं, वो सरफेस होता है, उसके साथ जब टकराती है ना, तो फिर एक अलग तरीके से वेव्स जनरेट होती हैं, जिनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। वो सरफेस के साथ साथ चलते हुए अलॉन्ग वेलोसिटी चाहते हैं इसकी, जैसे जैसे वो दूर जाता रहता है, डेंसिटी पे अलग फोकस, जितना डेंसिटी कम होगी वहाँ पे प्रेशर भी कम लगता है। डेंसिटी ज़्यादा होगी जितनी मटेरियल की, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा ना, स्टील में ज़्यादा डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और स्टील में आपकी वॉइस भी, साउंड भी बहुत तेज़ ट्रैवल करता है। इसी वजह से डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। आगे चलते हैं। अब ये फिगर के अंदर दे सकते हैं
पी वेव्स हैं और एस वेव्स हैं और सरफेस वेव्स हैं। जो बॉडी वेव्स हैं ना वो दो तरह की है, पी वेव्स, एस वेव्स, मैंने आपको बताया था ना, वो आ गए हैं अभी। बॉडी वेव्स पी और एस, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। यूपीएससी में आता है, यूपीएससी सीएपीएफ में आता है, सीडीएस में आता है, पीसीएस में आता है। और अगर वनडे कोई एग्ज़ाम है ना तो उसमें ग्रुप बी के एसएससी वगैरह उसमें आता है, उसमें आसान आता है कि आगे चलते हैं। चलिए, जो पी वेव्स हैं उन्हें प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, पी फॉर प्राइमरी। वो जो पी वेव्स हैं वो साउंड वेव्स जैसी होती हैं, वो गैस में से चली जाती हैं, गैसीय स्टेट में से निकल जाती हैं, लिक्विड में से निकल जाती हैं और सॉलिड में से निकल जाती हैं। प्राइमरी है ना, उसका काम यही है, कहीं से भी निकल जाओ। जो एस वेव्स हैं वो सेकेंडरी है, वो सिर्फ सॉलिड में से निकल सकती हैं, पास कर सकती हैं। गैसीय स्टेट, गैसियस मीडियम में वो ट्रैवल ही नहीं कर पाती। इससे साइंटिस्ट को पता चला है कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, पता करने में बहुत हेल्प हुई है। कैसे? जहाँ पे तो गैशियस होगा तो वहाँ से एस वेव वापस आ जाएंगी, है ना, क्योंकि वो ट्रैवल ही सॉलिड मटेरियल से कर सकती हैं सिर्फ। तो जहाँ पे लिक्विड होगा वहाँ भी वो ट्रैवल नहीं करेंगी, तो वहाँ भी उसकी कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो उनको पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर ये वाला एरिया लिक्विड का है। जो रिफ्लेक्शन है वो रिबाउंड हो जाती है, जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें क्या है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया। आपने देखा होगा पेन को आप पानी में डालो तो पेन थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, वो रिफ्रैक्शन होती है। तो उसी तरीके से जो वेरिएशन होती है ना वेव्स के अंदर, वो रिकॉर्ड हो जाती है सिस्मोग्राफ के ऊपर, जो आपको मैंने बताया। तो उससे पता लग जाता है कैसे क्या है वेव्स। तो जो सरफेस वेव्स होती है ना, वो सबसे लास्ट रिपोर्ट करती है सिस्मोग्राफ के ऊपर। सबसे पहले जो रिपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी ये बॉडी वेव्स होती हैं। आगे चलते हैं। अर्थ वेव्स प्रोपोगेट कैसे करती हैं, मतलब कैसे चलती हैं ज़मीन के अंदर। अलग अलग तरह के अर्थक्वेक वेव्स जो ट्रैवल करती हैं वो अलग अलग तरीके से करती हैं। जैसे जैसे वो चलती हैं वो वाइब्रेट करती है ज़मीन के अंदर, पत्थर के अंदर शेकिंग प्रोड्यूस करती है। जो पी वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट करती है ना जब, तो वेव की डायरेक्शन में चलती है। उससे क्या होता है कि मटेरियल के ऊपर प्रेशर जो लगता है ना वो प्रोपेगेट होता है। उससे क्या होता है कि डेंसिटी डिफरेंस कुछ इसमें आप देखिए, जैसे डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मटेरियल जो होता है ना वो कभी स्ट्रेच होता है तो कभी स्क्वीज होता है। पत्थर के ऊपर अगर आप, गर्म होगा पत्थर तो एकदम पानी डाल दोगे उसके ऊपर तो वो क्या होगा, एकदम गर्म पानी, गर्म पत्थर के ऊपर पानी डाल दोगे ठंडा, वो स्ट्रेच होगा एकदम से, फटने लग जाएगा। और ठंड होगी तो वो स्क्वीज हो जाएगा, जैसे वो वियर एंड टियर में हेल्प हो जाती है, वो टूटने लग जाता है। तो इसी ऐसे ही ये पीवीव्स करती हैं, वो पैरेलल चलती हैं मटेरियल के, उसको कभी स्ट्रेच करती हैं कभी उसको स्क्वीज़ करती हैं। जो एस वेव्स है ना वो परपेंडिकुलर चलती हैं। आपको ये याद रखना है, पी वेव्स, पी मतलब प्राइमरी, पी मतलब पैरेलल, एस मतलब सेकेंडरी और परपेंडिकुलर। तो ये क्या करती है, ट्रफ्स और क्रस्ट बनाते हैं। ट्रफ्स ऑफ क्रस्ट पता है, वेव्स बनती हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे ईसीजी चलती है उस तरीके से वो वो चीज़ बना देती है। जो सरफेस वेव्स होती है ना वो बहुत डेंजरस होती हैं, डैमेजिंग होती हैं सबसे ज़्यादा। अब कुछ शेडो जोन बनते हैं। जो अर्थ वेव्स होते हैं ना वो सिस्मोग्राफ्स पे शो तो हो जाते हैं, पर कुछ एरिया होता है जो शेडो जोन हो जाता है, जो रिपोर्ट नहीं हो पाता है, उसको शेडो जोन बोल देते हैं। कुछ अलग अलग तरीके के शेडो जोन होते हैं, जैसे फिगर्स बने हुए हैं ना, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, ये वाले फिगर है ये शेडो जोन का। पहले हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
ये ऑब्जर्व किया गया कि सिस्मोग्राफ के ऊपर 105 डिग्री तक, विद इन 105 डिग्री तक एपिसेंटर से दोनों वेव्स आ जाती हैं, पी और एस। पर 145 डिग्री के बाद उसमें पी वेव्स दिखती हैं, एस वेव्स नहीं दिखती हैं, क्योंकि एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकती हैं। तो 105 से लेके 145 के बीच में जो जोन है वो शेडो जोन बन गया, उसमें दोनों ही नहीं आ रही हैं। 105 तक तो दोनों आ रही हैं, उसके बाद 145 के बाद एस नहीं आ रही है, पी आ रही है, पर 105 से 145 के बीच में दोनों ही नहीं आ रही हैं, वो शेडो जोन बन जाता है। और 105 के बाद तो एस ख़त्म ही हो जाती है ना, एस तो 105 के बाद भी नहीं आई और 145 के बाद भी नहीं आई, तो एस तो 105 तक ही जाती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो शेडो जोन है एस का वो पी से ज़्यादा है। गॉट इट? जो शेडो जोन पी का है ना वो 105 से 145 के बीच में है। लगभग एस का जो एस वेव्स का, अगर हम आप इससे थोड़ा सा नंबर्स में जाएंगे तो एस वेव्स का जो शेडो जोन है ना वो लगभग 40% है अर्थ सरफेस का। एपिसेंटर की लोकेशन पता होने पर आप किसी का भी शेडो जोन बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं पिक्चर्स अर्थक्वेक के टाइप्स देख लेते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं, जो रॉक्स जो होते हैं ना पत्थर टकराने से बनते हैं फॉल्ट प्लेन में। फॉल्ट प्लेन क्या होता है, जब दो प्लेट्स होती है ना, दो प्लेट्स आपस में ऐसे फ्रिक्शन करती हैं, तो उससे जो अर्थक्वेक होता है उसे बोलते हैं टेक्टोनिक। जब दो प्लेट्स अर्थ की, प्लेट्स क्या होती हैं, माइनर प्लेट्स होती हैं, मेजर प्लेट्स होती हैं, वो आपको आगे बताएंगे। आगे चलते हैं। कुछ वॉल्केनिक अर्थक्वेक होते हैं, बट ये वॉल्केनिक वाले एरिया में ही होते हैं जहाँ वॉल्केनो। यहाँ आप देख सकते हैं ये जोन है जो, इसमें डायरेक्ट पी वेव्स नहीं आती, इसमें भी डायरेक्ट पी नहीं आती, और इसके बाद का ये सारा एरिया ही एस वेव से शेडो हो जाता है। आप इसमें देख सकते हो ना, देखो शेडो बना रखा है इन्होंने, ये सारा शेडो हो रखा है। कुछ रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स होते हैं। रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं कि जैसे डैम हो गया, बहुत बड़ा डैम हो गया कोई, जैसे चाइना ने बहुत बड़े बड़े डैम बनाए, इंडिया का भी हीराकुंड डैम बहुत बड़ा है, तो सरदार सरोवर डैम बहुत बड़ा है। ये डैम्स में आप देखो पानी बहुत इकट्ठा होता है, ज़मीन होती है, ज़मीन पे प्रेशर बहुत बढ़ रहा होता है, उस प्रेशर की वजह से ना भी अर्थक्वेक क्रिएट्स होते हैं उस, तो वो हमारी वजह से क्रिएट हुए ना, इसलिए बोलते हैं रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अच्छा, तो अर्थक्वेक को मेजर कैसे करें भाई? वेव्स तो हमने ड्रॉ कर ली, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव्स हमने ड्रॉ कर ली, किस पे, सिस्मोग्राफ पे। भाई कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं 4 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 6 से आ रहा है, 6 से बड़ा तो खतरनाक हो जाता है ना। तो आपके लिए रिक्टर स्केल बना हुआ है जो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, वो 0 से 10 तक होता है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल पे होता है। द इंटेंसिटी स्केल जो होता है वो मर्कैली होता है, जो इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट है। जो विजिबल डैमेज दिखता है ना, विजिबल डैमेज जी कितनी शक्ति से आया वो तो हमें पता चल जाता है रिक्टर स्केल पे। क्या क्या डैमेज किया इसने सरफेस पे वो पता चलता है इंटेंसिटी स्केल से। वो 1 से 0 से 12, 1 से 12 है, वो 0 से 10 है। ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं अभी तक, शायद आ जाए।
अर्थक्वेक नेचुरल हैजार्ड है, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं ये आप देख सकते हैं भाई। धरती हिलती है, ज़मीन गिरती है, रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं, सब कुछ ऐसे, ये अब कॉमन है। उसके बाद आ जाते हैं सुनामीज़ का, देख लेते हैं। जो ना सुनामी जो होती है, वेव्स होती हैं, वो जो ट्रेमर्स होते हैं, एक तरह से अर्थक्वेक नहीं होता, वो धरती के शेक करने से थोड़ा सा, अर्थक्वेक का नाम नहीं देंगे, क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए ही रहता है। मैग्नीट्यूड जो इसका होता है ना, 5 से ज़्यादा का रिक्टर स्केल होता है इसका, सुनामी का। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स, मरीना बीच इंडिया में, थाईलैंड में आई हुई है। 2004 में आई थी शायद, या आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2004 में आई थी। चलिए आगे आप समझिए, है ना, ये बच्चों वाले आप समझ पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिक्वेंसी क्या है अर्थक्वेक क्या ऑकरेंस की, एक तो नेचुरल हैजार्ड है, अगर झटका हाई मैग्नीट्यूड का होता है तो हैवी डैमेज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्ट ग्लोब का अर्थ का एक्सपीरियंस करता है, कि ऐसे देखते हैं कि कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, वो आगे हम देखेंगे। ऐसे तो हल्का छोटे मोटे झटके तो हर जगह आते रहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रस्ट क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ओके। लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक है, क्रस्ट आपका कहाँ तक है, जो उसकी आप अलग दो थिकनेस होती हैं क्रस्ट की, एक तो ओशियन, जो ओशियन के नीचे वाली ज़मीन है, क्रस्ट जो सॉरी ओशियन वाली, और कॉन्टिनेंटल होगी। कॉन्टिनेंटल होगी जो हमारी ज़मीन के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं। तो हम दोनों का एवरेज निकाल तो वो 5 किलोमीटर निकल आता है, सॉरी दोनों का नहीं, ओशियन का, क्योंकि ऊपर समुंदर भी तो रह जाता है, कुछ 5-6 किलोमीटर समुंदर रह जाता है, 5 किलोमीटर ही नीचे क्रस्ट बच जाता है, तो 30 किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल के ऊपर आता है। और हिमालय में थोड़ा बढ़ जाएगा, 70 किलोमीटर हो जाता है हिमालयन रीजन, क्योंकि हाइट भी ज़्यादा होती है ना। और इस पे आ सकता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें रॉक थोड़े हैवी होते हैं, और ये ज़्यादातर हैवी रॉक्स जो है हमारे ओशियनिक क्रस्ट में मिलती है, समुद्र के नीचे। जो मीन डेंसिटी निकाल लो ओशियन क्रस्ट की, तो हमारी 2.7 ग्राम, थोड़ी कम आ रही है। आगे आ जाता है मेंटल क्रस्ट, और के बाद का एरिया जो मेंटल होता है, मेंटल काफ़ी दूर तक जाता है, ये 30 किलोमीटर तक है, वो 30 से आगे 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल ही चल रहा है। मोहर डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, क्रस्ट जहाँ ख़त्म होता है ना, जहाँ से मेंटल शुरू होता है, वहाँ से लेके हमारा कोर के ऊपर तक का एरिया, उसको हम मोहर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मोहर डिसकंटिन्यूटी मतलब वहाँ से डिसकंटिन्यू हो गई। उसके बाद आ जाता है जो मेंटल का अपर पोर्शन होता है, उसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा वीक होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। 400 किलोमीटर का होता है, 30 से लेके 400 किलोमीटर तक वो चलता है। उसके बाद नेक्स्ट 2500 किलोमीटर वही है। यहाँ से ज़्यादा जब वॉल्केनो ब्लास्ट होते हैं तो मैग्मा निकलता है ज़्यादा। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये मेंटल है। ऊपर से देखेंगे नेक्स्ट चलते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के ऊपर, इसमें क्या आ रहा है। अब देखिए नीचे नीचे मैंने आपको बताया था डेंसिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो 3.4 ग्राम बढ़ गई। जो क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो मेंटल का होता है, जैसे हम एस्थेनोस्फीयर भी बोल देते हैं, वो मिला के हमारा लिथोस्फीयर बनता है। और लिथोस्फीयर मैंने आपको 200 किलोमीटर बोला था। यहाँ आप देखेंगे तो एस्थेनोस्फीयर हमारा लगभग 400 किलोमीटर का बन जाता है, देख लीजिए। तो थोड़ा पूरा एस्थेनोस्फीयर भी नहीं आता ना, अपर पार्ट ही आ जाता है उसका भी, मेंटल का। तो
जो थिकनेस है वो 10 से 200 किलोमीटर आ जाती है लिथोस्फीयर की, क्योंकि किसी जगह पे कम होता है ना, जहाँ ओशियंस वगैरह वहाँ थिकनेस कम हो जाती है। जो लोअर मेंटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होता है। पहले सॉलिड है हमारा क्रस्ट, फिर थोड़ा लिक्विड, फिर उसके बाद सॉलिड आ जाता है। और जो कोर है, कोर को समझने के लिए भी हमने अर्थक्वेक वेव को यूज़ किया। बहुत गहरा है, 2900 किलोमीटर तक है। जो कोर का बाहर का हिस्सा है ना वो लिक्विड स्टेट है, जो अंदर का हिस्सा सॉलिड स्टेट है। जो कोर की बाउंड्री है, जैसे बाहर वाली तो बाउंड्री वाला हिस्सा 5 ग्राम वहाँ पे डेंसिटी है, और सेंटर पे तो जो सेंटर में हम जाएँ तो वो 6300 किलोमीटर तक चला जाता है, और वहाँ पे हमारा जो कोर की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 13 ग्राम। बहुत हैवी मेटल है वहाँ पे। निकल है, आयरन है। आयरन हमारा हो गया और निकल हो गया। निकल का फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आयरन का तो एफ ही हो जाएगा। निकल का आई थिंक सो पीबी, अगर आपको याद है। नहीं, निकल का तो एन आई होगा ना, सीधा नाइफ है ना। ओके, नाइफ ही नीचे लिखा हुआ, सॉरी, रेफर टू एज नाइफ। निकल को एन आई और आयरन को एफ ई, और दोनों मिला के नाइफ, चाकू। पर चाकू से कटेंगे नहीं, बहुत हैवी मेटल है। अब वॉल्केनो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आपका ये वॉल्केनो सारे आने के बाद कोई लास्ट पार्ट है आपका, वॉल्केनो खत्म होने वाला है बस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, अगर मैं कुछ गलत बता देता हूँ, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको लगे कि नहीं ये तो ऐसे ही गलत बोल गए यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे एक बार चेक करके दोबारा आपको फिर पढ़कर अपने सोर्सेज से रेफ़र करके दोबारा उसे समझाऊंगा। मुझे भी सब कुछ याद नहीं है, मैं भी आप पढ़कर, लेकिन ये है कि चलो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है तो इसलिए आपको समझाने में आसानी हो जाती है। चलिए वॉल्केनोस पे देख लेते हैं कि भाई वॉल्केनो होता है, किस तरह के होते हैं वॉल्केनो। इसमें हम देखेंगे एक्टिव होता है और एक डॉर्मेंट होते हैं कई। तो वॉल्केनो के कुछ ओके, सॉलिड जो क्रस्ट होता है ना उसके नीचे तो मेंटल आ जाता है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है क्रस्ट से। एस्थेनोस्फेयर आता है जहाँ से मैग्मा निकलता है, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे जैसे वो ऊपर को जाता है ना क्रस्ट की तरफ और सरफेस पे आ जाता है वॉल्केनो से निकल कर, वो लावा बन जाता है। लावा बाहर होता है, मैग्मा अंदर होता है। जो लावा निकलते आते हैं ना उसके अंदर बहुत कुछ मिक्स होता है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं। बॉम्ब्स क्या होता है, मतलब धुएं के बने बने अंदर से कुछ भी पत्थर मेटल निकल के गिरते हैं। ऐश तो आती आती है, कोयला होता है ना, डस्ट आती है, गैसेस निकलती है, नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर निकलता है, क्लोरीन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, आर्गन भी निकलता है। वॉल्केनोज मेजर टाइप्स देख लेते हैं इसके। शील्ड वॉल्केनोस, जो शील्ड वॉल्केनोज हैं लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े वॉल्केनो अर्थ पे। अगर कोई सवाल आ जाए तो कि सबसे बड़े वॉल्केनोज कौन से होते हैं, शील्ड वॉल्केनोज होते हैं। जो कि हवाईयन वॉल्केनोज जो है ना वो बहुत फेमस है ये शील्ड वालों के लिए। ये बेसॉल्ट से बने होते हैं ज़्यादातर। बेसॉल्ट क्या टाइप ऑफ लावा होता है जो बहुत ही फ्लूइड होता है, पतला होता है, और जैसे ही वो इरप्ट होता है ना बहुत दूर दूर तक फैलता है। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते इसी वजह से, क्योंकि ढेर नहीं बन पाता है ना वहाँ पे, क्योंकि सारा तो दूर दूर फैल जाता है। जो थोड़ा गाढ़ा मटेरियल निकलेगा अंदर से तो वो पास पास ही डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी हाइट अगली बार फटा फिर ऊपर गिर गया, फिर अगली बार फटा फिर ऊपर गिर गया, ऐसे करते करते हाइट बढ़ जाती है उसकी। और ये अगर इसके अंदर पानी चला जाए ना ये और डेंजरस बन जाते हैं। जैसे केमिकल के अंदर पानी डाल दो, HCl के अंदर डायरेक्ट पानी डालो तो कैसे ब्लास्ट करता है ना,
हमेशा बोलते हैं ना बेस के अंदर एसिड डालना चाहिए, एसिड के अंदर बेसिस नहीं डालनी चाहिए। तो ये एसिड होता है, उसके अंदर अगर हम पानी डाल देंगे तो ये बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड करेगा। वैसे तो ये लो एक्सप्लोसिव होते हैं, लेकिन अगर कहीं से बारिश वगैरह पानी ऐसे कुछ, पानी और कौन टूटी तो खुली छोड़ेगा नहीं कोई, वहाँ पे बारिश ही होगी ना, तो फुहारे की तरह निकलते हैं, दूर दूर तक छींटे जाते हैं इसके। फिर ये धीरे धीरे सेंटर कोन ऊपर बन जाता है। एक सेंटर कोन आपको इसमें पिक्चर, ये ऊपर देख रहे हैं ना, पे कोन बन गया, सेंटर कोन बोलते हैं इसको, कटोरी टाइप। कंपोजिट वॉल्केनोस क्या होते हैं, ये थोड़े धीरे धीरे, उसका लावा थोड़ा गाढ़ा होता है बेसाल्ट से, तो एक्सप्लोजिव तो होते हैं काफ़ी ये, लेकिन दूर तक नहीं जाते हैं। ये हैवी मटेरियल निकलता है इसके अंदर से, और इसके वॉल्केनो के आसपास ही इसका सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे लेयर्स बनती रहती हैं। अब इस साल फटा, अगले 5 साल बाद फिर कब फटा, तो फिर उसके ऊपर जमा हो गया मटेरियल, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। नेक्स्ट आता है काल्डेरा। काल्डेरा सबसे एक्सप्लोजिव में आ जाता है। सबसे बड़े जो होते हैं वो तो आपको बता दिए, शील्ड होते हैं। एक्सप्लोजिव जो होते हैं, बहुत धमाके से फटते हैं जो, वो काल्डेरा होते हैं। इतने एक्सप्लोसिव होते हैं ना कि अपने आप को फाड़ देते हैं। जैसे लक्ष्मी बम होता है ना, जब सुतली बम होता है, कोई बड़ा धमाकेदार होता है धागे वाले बम, और फट जाए तो वो धागे को चिथड़े उड़ा देते हैं। तो इस तरह से, जहाँ कोई अनार का एग्जाम्पल ले लो, कुछ अनार इतनी तेज़ फटते हैं पटाखे से, फट ही जाता है अनार ही, कहीं सिर्फ फवारा निकलता है। और जो सिर्फ फवारा निकलता है ना, वो हमारे शील्ड हो गए, कॉम्पोजिट हो गए। काल्डेरा क्या है, वो बॉम्ब वाला अनार है, वो पूरा फट जाता है, इतनी तेज धमाका होता है उसका। और जो साइडों से टूट जाता है ना, कोलैप्स हो जाता है एरिया, वहाँ से फिर बह के निकलता है, उसको हम बोल देते हैं, डिप्रेशंस बन जाते हैं, वो काल्डेरास बोल देते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। ये जो वॉल्केनोज होते हैं ना, ये हाईली फ्लूइड लावा होता है, ये बहुत दूर तक जाता है, काफ़ी पतला, पानी की तरह समझ लो, नदी की तरह बह जाता है, ये बहुत दूर तक चला जाता है। तो कुछ पार्ट तो जो दुनिया का है ना, काफ़ी हज़ारों किलोमीटर तक ये बेसाल्ट का लावा फैला हुआ है। 50-50 मीटर की थिकनेस बना देता है। और जो डेक्कन ट्रैप है इंडिया का, जो महाराष्ट्र प्लेटू है, ये सारा बेसाल्ट प्रोविंस है। माना जाता है कि शुरू में यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन हुए थे, तो लार्ज एरिया जो है ना वो आज का, वो इसके साथ जो हमारा बेसाल्ट का हाईली फ्लूइड बेसाल्ट प्रोविंस है ना, उससे बहकर बन गया है। तो आज के डेट में हम याद रख सकते हैं कि हमारा जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, महाराष्ट्र प्लेट्यू है, वो बेसाल्टिक है बोला जाता है। जो मिड ओशियन रिज वॉल्केनोस होते हैं, जो ये वॉल्केनोस होते हैं, ये ओशियन के अंदर होते हैं। ये क्या होता है, ओशियन के मिड ओशियन में होता है, ओशियन के मिड में रिज बना होता है, छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं, डिवाइडर टाइप होता है, लंबा डिवाइडर 70,000 किलोमीटर का, 70,000 किलोमीटर लंबा, सोचिए। तो जो सेंटर पोर्शन होता है ना, इसमें अंदर से इरप्शन होती रहती है, और इरप्शन समुद्र से बाहर नहीं निकलती, इरप्ट होता है वो वहीं गिर जाता है, इरप्ट होता है वो वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में है भाई, इन्होंने बोला आगे आगे और अच्छा डिटेल में लिखा है, तो तब बढ़ा देंगे आपको। अब जब ये वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो कुछ ये लैंड फॉर्म्स बना देते हैं ना, कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, अंदर से कुछ निकला, यहाँ का धुआं मिट्टी बाहर निकल के कुछ ढांचे ढूंचे बना देते हैं, कुछ अंदर ढांचे बनाते हैं वॉल्केनो के। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब ठंडे हो जाता है ना, तो उसका मटेरियल तो बन ही जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ बना है। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, वो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं, जो सरफेस पे बाहर आ जाता है ना हमारा मटेरियल, जो भी वॉल्केनो में से, वो इग्नियस जो रॉक्स हम बोलते हैं ना, वो इससे बनते हैं। और जो क्रस्ट के अंदर बन जाते हैं, वो प्लूटोनिक हो जाते हैं,
उनको प्लूटोनिक बोलते हैं। जो अंदर ही कुछ मटेरियल अंदर भी, सारा तो बाहर नहीं आता है, कुछ अंदर रह जाता है, तो वो प्लूटोनिक होता है। वो अलग अलग फॉर्म्स बना लेता है अंदर, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स, जो अंदर बनती है। इसमें आप देखेंगे ना, ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या। आगे चलते हैं हम, इन्होंने डिटेल्ड किस चीज़ की बताई, बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स क्या है, क्या लार्ज बॉडी है, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत डीप में जाके बनता है, डोम्स टाइप। ये दिखते कब है, जब डेनोडेशनल प्रोसेस होता है। डेनोडेशनल मतलब आपको इरोजन समझ में आता है ना, तो उसके साथ ही रिलेटेड है, मतलब घिस घिस के ऊपर से कुछ हट जाना सरफेस का, तो उसको बोलते हैं डेनोडेशनल प्रोसेस। तो लार्ज एरिया कवर कर लेता है और इसकी डेप्थ भी काफ़ी किलोमीटर्स में होती है, और ये ग्रेनाइट बॉडीज़ होती हैं। आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ बैथोलिस। ये जो नीचे का सबसे डीपेस्ट पार्ट देख रहे हैं ना, देखिए कैसे फैला हुआ है सारा, ये ग्रेनाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है। फिर लैकोलिथ्स आ जाता है। आगे को पूछे कि बैथोलिथ्स वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। लैकोलिथ्स ये भी लार्ज डोम शेप्ड होते हैं, इंट्रूसिव बॉडीज होते हैं, बेस लेवल होता है, पाइप लाइक कंड्यूट के साथ जुड़ा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लैकोलिथ, ये आप देख रहे हैं, ये लैकोलिथ है, पूरा ऐसे पड़ा हुआ है और साथ पाइप के साथ बैथोलिथ के साथ कनेक्ट हो रखा है। ये देखिए बैथोलिथ के साथ कनेक्ट हो गया है। ये कंड्यूट है ना, कंड्यूट पाइप टाइप, तो डोम शेप है, आप देखिए पहाड़ जैसा बना हुआ है ना, कंपोजिट वाले। ये भी डीपर डेप्थ में होता है। जो कर्नाटका प्लेटो है ना, उसके जो डोमल हिल्स ग्रेनाइट रॉक्स के हैं, वो इसी से नाउ एक्सफोलिएटेड, अभी तो उसको एक्सफोलिएट किया गया, अच्छे से उसको साफ सुफ किया गया है। यहाँ तो वो लैकोलिथ है या वो बैथोलिथ है, जो कर्नाटका प्लेट्यू में जो डोमल हिल्स हैं वो ग्रेनाइट की हैं, वो माना जाता है कि शायद इसकी हैं, क्योंकि बेसाल्टिक वोल्केनो वहाँ भी हुआ है। लैपोलिथ, फैकोलिथ, सेल्स, ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जैसे लावा ऊपर नीचे से जा रहा है ना, ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है, और जब वो वीक प्लेन में जाता है तो वो थोड़ी जगह रेस्ट करता है, वहाँ जम जाता है। वो कहीं जहाँ रेस्ट करता है वहाँ सॉकर कप बन जाता है, शेप बन जाता है सॉसर जैसे, कटोरे जैसा, कनकेव टू द स्काई, उसको लैपोलिथ बोल देते हैं। आपको मैं इसमें पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये लैपोलिथ इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, क्या दिखाना चाहिए, दिखाया क्यों नहीं लैपोलिथ, चलिए दिखाया नहीं है इन्होंने लैपोलिथ कहाँ है। अब अगला पे देख लेते हैं, पर आप कटोरे जैसा समझ लीजिए। कुछ फैकोलिथ्स के बारे में भी देख लेते हैं, अगर फैकोलिथ्स हैं यहाँ पे। और फैकोलिथ भी इन्होंने इसमें, आप ऐसे ही बता देता हूँ आपको, सिल्स बता देता हूँ। सिल्स क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो लंबी होती हैं, ये डाइक्स होती हैं। आपको ये याद रखना है बस, इसमें से यही क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। तो दिखा है ना, हॉरिजॉन्टल बॉडीज जो होती है ना, वो सिल्स होती हैं, और जो डाइक्स होती हैं वो आपकी वो क्रैक्स के साथ निकल के ऊपर को जाती है, परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड के, और ये महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन और तो कुछ है नहीं आपका बनता, इसमें ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, सेल्स आर हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन्स, और जो हमारे डाइक्स हैं वो वर्टिकुलर है या परपेंडिकुलर है। इसमें से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव, सरफेस वेव्स। Which one of the following is a direct source of information about the interior of Earth? Direct volcanoes. Which type of volcanic eruptions have caused Deccan Trap formations? डेक्कन ट्रैप फ्लड वाले से बना ना, फ्लड बेसाल्टिक।
इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? शील्ड। काल्डेरा का एक्सप्लोजिव सबसे बड़ा है। शील्ड का एग्जांपल हवाईयन। ये आप याद रखना है, आपको ये पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। लिथोस्फीयर को क्या हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अपर, एक तो क्रस्ट और अपर मेंटल। ओके, बॉडी वेव्स क्या है ये तो आपके सब्जेक्टिव हो गए, तो आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आज 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। हम अब 4th चैप्टर के लिए कल करेंगे आप, या नेक्स्ट वीडियो में आपको 4th चैप्टर में एक एक चैप्टर करके आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं भी किसी तरीके से भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर कर देना यार, इतनी मेहनत करके तो बंदा बनाता है ना, जब तो उसको लाइक वगैरह आप दे देंगे तो क्या ही फ़ायदा। हम भी नहीं करते थे, पर जब खुद बनाने लग गए ना तब एहसास हुआ यार 1 लाइक भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। और तो अभी क्या ही मिलेगा, पैसा तो कोई इसमें से कमाएगा नहीं अभी। हम अभी तो सिर्फ मेहनत ही चल रही है, अभी पता नहीं कितने साल मेहनत चलेगी तो फिर कुछ नाम बनेगा और कुछ कमाई शुरू होगी। अभी तो मेहनत ही कर रहे हैं, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, लाइक कर देंगे। और ये भी देखा जाता है ना कि शेयर भी नहीं करते हैं लोग। शेयर इसलिए नहीं करते होंगे कि भाई ये मटेरियल किसी और के पास ना जाए, मैं ही देखूं इसको, जेलस फैक्टर आ जाता है। पर नहीं, अगर आप शेयर करेंगे ना तो आपका ज्ञान आपके पास ही रहेगा, कोई आपसे छीनेगा नहीं। किसी के साथ शेयर करेंगे तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और जब से मैं काम ये करने लग गया हूँ ना, तो मैं तो भाई लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करता हूँ। मेरे एक लाइक शेयर करने से अगर उसका कुछ बनता है, मेरी जेब से तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर कीजिए और ज़रूर कीजिए। आपको लगता है ना मेरे लाइक से क्या होगा? अरे एक एक से ही तो बनेगा लाखों। धन्यवाद।